आज कक्षा 12 का ये लेसन जो चल रहा था वैद्युत धारिता, उसके बाद एक नया लेसन शुरू हो रहा है आज। वह है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जिसमें पहली हेडिंग होगी वैद्युत धारा। इसको ध्यान से देखना। ये वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत का मतलब आवेश से होता है। जैसा कि हम बताए थे कि आवेश जो होता है वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय प्रभाव तो हम मैग्नेट वाले यूनिट में बताएंगे। इसमें थोड़ा ध्यान देना है वैद्युत धारा क्या है। तो वैद्युत धारा का मतलब आवेश प्रवाह से होता है। आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहा जाता है। वैद्युत धारा को I से दिखाया जाता है। I बराबर होता है Q/T। आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। I बराबर होता है Q/T। वैद्युत धारा के लिए आवेश का प्रवाह होना आवश्यक है। बिना आवेश प्रवाह का वैद्युत धारा संभव नहीं है। तो समय के साथ साथ जो आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाह की समय दर को कहा जाता है वैद्युत धारा। एग्जाम्पल के रूप में हम लेना चाहते हैं, मान लें कि 1 कूलम आवेश। तो आवेश को प्रवाहित होने के लिए किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज आवेश प्रवाहित नहीं होता। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो कहने का मतलब यदि चालक के एक सिरे में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करके दूसरे सिरे से बाहर निकलता है, तो उस चालक में प्रति सेकंड इतना कूलम आवेश प्रवाहित होगा। यदि हम 1 कूलम आवेश को प्रवाहित कराना चाहें प्रति सेकंड, तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो एक फार्मूला आवेशों के क्वांटीकरण में Q बराबर N बताया गया था। तो N का मतलब ये जो Q/E तो होगा Q, हम 1 कूलम आवेश प्रवाहित कराना चाह रहे हैं, और E जो है स्मॉल है 1.6 × 10⁻19। यह इक्वल्स होगा 6.25 × 10⁻18। तो कहने का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएंगे, मतलब एक सिरे में प्रवेश करके इतने इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से जब बाहर निकलेंगे, तो उस चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होगा। तो 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होगी। अब इसमें ध्यान देना, ये वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है, वैद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पीयर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक ये होता है कूलम प्रति सेकंड, या इसी को कहा जाता है एम्पीयर। वैद्युत धारा देखेंगे एक अदिश राशि है, इसको भी हम बताएंगे। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर ये क्वांटिटी है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसमें ध्यान देना, वैद्युत धारा में तो जानते हैं परिमाण 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर के साथ साथ दिशा भी रहती है कि चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। ये जानते हैं वैद्युत धारा जो होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत वैद्युत धारा होती है। तो धारा में दिशा भी होती है और उसका परिमाण भी होता है। लेकिन इस राशि को हम स्केलर कहते हैं, वेक्टर नहीं कहते। अदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि नहीं कहते, क्योंकि
क्या कारण है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है जबकि इसमें दिशा होती है, इसका परिमाण भी होता है। फिर भी इसको अदिश क्यों कहा गया, इस पर थोड़ा ध्यान देना, प्रयोग द्वारा देखा गया है। यदि हम दो वायर ले लें और दो वायर लेकर इसको वेल्ड कर दें समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर इसको जोड़ दें, और इस वायर में यदि हम I1 इक्वल टू 3 एम्पियर की वैद्युत धारा संधि की ओर प्रवाहित करें और उसी ओर दूसरी धारा I2 इक्वल टू 4 एम्पियर यदि हम प्रवाहित कराकर और किसी तीसरे तार से धारा को यदि निर्गत कराते हैं, तो ये जो धारा है I बराबर होगा, ध्यान देंगे यदि I1 Y2 वेक्टर रहता तो वेक्टर योग के नियम का यहाँ पालन होता। दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका परिणाम उनके वर्गों की योग के वर्गमूल के बराबर होता है। तो 3 के 9, 4 चौके के 16, जोड़ेंगे 25, √25, तो इसमें 5 एम्पीयर की धारा जानी चाहिए। लेकिन प्रयोग द्वारा ऐसा नहीं होता। प्रयोग द्वारा देखा गया है कि इसमें बहने वाली धारा I बराबर है 7 एम्पीयर। तो कहने का मतलब वैद्युत धारा वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती, जिसके कारण हम कहते हैं कि वैद्युत धारा सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है, क्योंकि यह वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता। अब देखो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसके बाद ध्यान देना वैद्युत धारा बताया गया, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा किसके कारण, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण वैद्युत धारा होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है और उसके कारण ये वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें देखेंगे धारा घनत्व, तो धारा घनत्व की परिभाषा करंट, ये डेंसिटी है धारा घनत्व। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व जो होता है, ध्यान देना परिभाषा इसमें, तो धारा घनत्व की परिभाषा तो बताएंगे। ध्यान देंगे जो धारा घनत्व होता है किसी चालक कि एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से दिखाया जाता है, जे बराबर होता है I अपान ए। धारा घनत्व जे इक्वल टू I अपान ए किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड में उस चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अभिलंबवत बहने वाली वैद्युत धारा को, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उस चालक के अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत बहने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से दिखाया जाता है, जे बराबर होता है I अपान ए। इसका मात्रक, तो ध्यान देंगे जे जो धारा घनत्व है इसका मात्रक होगा, क्योंकि I का मात्रक बताया गया है अभी कि एम्पियर होता है और ये क्षेत्रफल है इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होगा धारा घनत्व का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होगा बीमीश सूत्र भी होगा। ये बीमीश सूत्र एम्पियर की जगह पर ये लिख लेंगे और मीटर है तो L पर 2 लिखेंगे और ये होगा L पर -2 और ये हुआ धारा घनत्व की परिभाषा। याद रखेंगे किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र के लंबवत एकांक समय में बहने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिससे जैसे दिखाया जाता है। J इक्वल टू होता है I अपान ए, इसका मात्रक होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसका ये जो डायमेंशनल फार्मूला होगा बीमीश सूत्र जो होगा वो होगा L-2A। अब इसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग आगे हम बताने जा रहे हैं, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह वेग है फ्री इलेक्ट्रॉनों का। तो पहले तो देखेंगे चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, क्रांतिकाल क्या है। तो पहले ध्यान देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे ध्यान देंगे मान लेते हैं ये कोई चालक है, कंडक्टर है ये, तो चालक, क्योंकि चालक का मतलब होता है उसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक हो, सुचालक कहा जाएगा। तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, उन कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, नाभिक के धनावेश के कारण इलेक्ट्रॉन दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, लेकिन जो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युताकर्षण बहुत कम होता है,
उन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से हटाया जा सकता है। उन इलेक्ट्रॉनों को ही फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाभिक की दूर वाली कक्षा में, नाभिक जो होता है परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला होता है। उस खोखले भाग के अति सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश वह द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक धनावेशित होता है। उसके चारों ओर नाभिक धन आवेशित होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक के नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन पर तो स्थिर वैद्युत आकर्षण प्रबल होता है, क्योंकि दूरी कम होती है। बाहरी कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको आसानी से हटाया जा सकता है। तो नाभिक से दूर वाले इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो नाभिक से दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वह फ्री इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ये जो श्रांति काल होता है उसकी भी परिभाषा ध्यान दो। श्रांति काल, धातु के धनायनों से ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं त्वरित गति प्रारंभ कर देते हैं चालक के अंदर। तो चालक के अंदर जब त्वरित गति प्रदान करते हैं तो धातु के धनायनों से बारंबार टकराते रहते हैं और टकराकर अपनी एनर्जी को लॉस भी करते रहते हैं। तो कहने का मतलब धातु के धनायनों से जो टक्कर होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच जो टाइम लगता है, समय लगता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल। इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल मतलब दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच लगा समय कहलाता है श्रांति काल। और उसमें जो दूरी इलेक्ट्रॉन तय करते हैं, दो उत्तरोत्तर दो क्रमागत टक्करों के बीच फ्री इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है, वो माध्य मुक्तपथ होता है, माध्य मुक्तपथ। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का ये अपवाह वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। परिभाषा बता रहे हैं। तो परिभाषा में बताया जाता है कि जब किसी चालक को बैटरी के टर्मिनल द्वारा जोड़ते हैं, तो बैटरी जो होती है चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाती, बल्कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाती है, जिसे इलेक्ट्रॉनों का ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग या अनुगमन वेग वीडी कहते हैं। एक बार और परिभाषा ध्यान देंगे। जब किसी चालक को किसी बैटरी के सिरों द्वारा जोड़ते हैं, तो बैटरी चालक में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करती, बल्कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाती है, जिसे इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग कहते हैं। इसका मान बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का होता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का ये श्रांति काल और इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ को बताया, तीन परिभाषा बताया इसमें। अब इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसे वीडी से दिखाया गया, और ये वैद्युत धारा जो है जिसे आई से दिखाया है, इसमें क्या संबंध होता है। तो वैद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध, रिलेशन ध्यान देंगे। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा को आई से दिखाया गया, वैद्युत धारा आई एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध, अपवाह वेग विधि में संबंध। इसमें ध्यान देना, ये हम मान लेते हैं कि चालक की लंबाई कुछ होगी, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को ये मानेंगे और इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यह माना जा रहा है। तो ये चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बैटरी एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाती है,
जिससे कहा गया इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग विधि। तो कहने का मतलब प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को ही कहा जाएगा उसका। तो एक सेकंड में अब देखते हैं कि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं प्रति सेकंड देखेंगे, उसके बाद टी समय में देख लेंगे, ध्यान देंगे। अब इसमें देखेंगे, माना कि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। माना कि चालक के एकांक आयतन ध्यान देंगे इसमें। माना कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो अब ध्यान देंगे, चालक के A इंटू VD आयतन में ध्यान देंगे, चालक का जो आयतन होगा वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अगुणे प्रति सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन अपने वेग के बराबर ही दूरी तय करेंगे तो वह चालक की हो जाएगी लंबाई। एक तरह से चालक की लंबाई में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और VD जो लंबाई है प्रति सेकंड फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी है। तो चालक के VD आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आयतन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल जो संख्या होगी वह कैपिटल N बराबर होगा N VD। इसमें ध्यान देंगे, N तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो VD आयतन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगी NaVD। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जानते हैं आवेश होता है स्मॉल a, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e होता है, इसलिए NaVD इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश होगा। इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश Q इक्वल टू हुआ NeAVD। अब इसमें देख लेंगे, अभी तो चालक में जो कुल इलेक्ट्रॉन है प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? तो 30 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 सेकंड में, ध्यान देना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतना होता है, इसलिए NaVD प्रति सेकंड, ध्यान देना ये, इसलिए प्रति सेकंड NaVD इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होगा Q बराबर NeAVD। तो 30 सेकंड में कुल आवेश कितना होगा? 30 सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश Q बराबर होगा NeAVDT इंटू T। ये प्रति सेकंड, ध्यान देंगे, प्रति सेकंड इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय कर रहा है उसी को हम माने हैं उसकी लंबाई चालक की। तो 30 सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू हुआ NeAVD इंटू T। वैद्युत धारा तुम लोगों को बताया है कि वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है? वैद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान T, या ये हुआ I इक्वल टू Q के जगह पर मान रखेंगे NeAVD और इंटू T अपान ही हुआ T, T से T कैंसिल होगा, वैद्युत धारा I इक्वल टू हुआ NeAVD। तो ध्यान देंगे,
ये वैद्युत धारा I इक्वल टू एन, ये वीडी में ध्यान देना, I वैद्युत धारा है और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है। तो वैद्युत धारा I इक्वल टू एन ए वीडी, जहाँ वीडी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन, चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका अपवाह वेग, ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या है। अब इसके बाद ध्यान देंगे वैद्युत धारा तो और अपवाह वेग में संबंध देख लिया। अब देखेंगे धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध, रिलेशन। तो ध्यान दो, अभी तुम लोगों को हम बता रहे थे कि धारा घनत्व J इक्वल टू I अपान A होता है। तो धारा घनत्व J इक्वल टू, तो अभी बताया गया कि J इक्वल टू होता है I अपान A। कहा गया एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रति सेकेंड प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिससे J से दिखाया जाता है J इक्वल टू I अपान A। तो चूंकि अभी हम I इक्वल टू बताए हैं कि एन ई ए वी डी होता है, तो I की जगह पर ये मान रख लेंगे। धारा घनत्व J इक्वल टू हुआ I, धारा घनत्व तो I की जगह पर जब मान रखेंगे तो ये होगा एन ई ए वी डी अपान ए, तो ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा। धारा घनत्व J इक्वल हुआ एन ई वी डी। ये रहा धारा घनत्व। यह जो देख रहे हैं धारा घनत्व, ये सदिश राशि होगी, स्केलर नहीं होगा, ये सदिश राशि होगी धारा घनत्व। तो आज हम बताइए धारा घनत्व तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग वीडी में संबंध, J इक्वल टू एन ए वी डी। इसके बाद अब देखेंगे, ध्यान देना, इसके बाद जो अगली रीडिंग होगी इस लेसन की वह होगा गतिशीलता। जो आवेशवाहक हैं उनकी गतिशीलता क्या है? आवेशवाहकों की गतिशीलता गतिशीलता को म्यू से दिखाएंगे। म्यू बराबर होगा वीडी अपान ए। कहने का मतलब एकांक वैद्युत क्षेत्र में फ्री इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग को ही कहा जाता है गतिशीलता, या अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग वीडी और वैद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है गतिशीलता। चूंकि आवेशवाहक होते हैं, ध्यान देंगे आवेशवाहक तो होते हैं दो, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है ये पॉजिटिव, ये कोटर होता है अर्धचालकों में। तो हम मान लेते हैं कोई ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में जो आवेशवाहकों की गतिशीलता होगी, ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है अर्धचालक। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक होता है ये कोटर होता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है फ्री इलेक्ट्रॉनों पर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज होता है। कोटर जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं कोटर, ये कोटर पॉजिटिव चार्ज वाले। ये है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये है धनात्मक कोटर, धनात्मक कोटर।
तो कोटर जो होते हैं उनका भी अपवाह वेग होगा और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका भी अपवाह वेग होगा, लेकिन ये दोनों जो है फ्री इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले कोटर हैं इनके वेग की जो दिशा होगी एक दूसरे के विपरीत होगी। जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे उसके विपरीत फ्री इलेक्ट्रॉनों की गति होगी और ये धनात्मक कोटर तो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगा, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे उसी दिशा में होगा उसका वेग। तो ध्यान दो, इसमें मान लेंगे, माना कि फ्री इलेक्ट्रॉन ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तो हम मानेंगे, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को ये मान लेंगे, चालक के एकांक आयतन में ये जो आवेशवाहक है मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये कोटर उनकी संख्या को भी हम मान लेंगे। तो मान लेंगे माना कि चालक, माना कि अर्धचालक, माना कि अर्धचालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए तथा लंबाई L है। चालक के एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne तथा धनात्मक कोटरों की संख्या तथा धनात्मक कोटरों की संख्या NH है। अब इसमें देखेंगे, अभी हम बता रहे थे कि ये चालक में जो कुल धारा होगी, तो चालक में ये दो तरह के आवेशवाहक हैं, एक तो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन उसके कारण भी धारा होगी और ये धनात्मक कोटर है उनके कारण भी धारा होगी। तो चालक में जो धारा होगी, धारा कुल धारा I इक्वल टू होगा, कुल धारा I इक्वल टू होगा ये IE का मतलब फ्री जो इलेक्ट्रॉन है उनके कारण धारा और ये होल्स जो है ये कोटर जो है उनके कारण धारा होगी IH। तो अभी हम वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताया, अपवाह वेग में संबंध बताया है। ये IE के जगह पर हम लिख सकते हैं NE ये VD इंटू, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वह स्मॉल ही होता है, तो I बराबर NE AVD और इसके जगह पर तो NH AVD। इंटू ये, ध्यान देंगे जितना ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज उतना ही धनात्मक जो कोटर होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों में हम E को बाहर कर दिए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। I इक्वल टू हुआ ये, इसमें देख रहे हैं कि ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तो दोनों का सेम है और यहाँ VD जो लिख रहे हैं तो इसकी जगह पर हम E लिख देते हैं। VDE का मतलब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग और VDH का मतलब ये होल्स का अपवाह वेग। अब इसमें ध्यान देंगे कि I/A यदि हम लिखना चाहें तो I/A इक्वल्स टू हो जाएगा, यह होगा NE VDE और प्लस होगा यहाँ NH इंटू VDH और यह इंटू तो E होगा यह। अब इसमें ध्यान देंगे कि I/, यह जो देख रहे हैं ये इसका मान तो हो गया। इसमें देखेंगे चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर को V मान लेते हैं और चालक की लंबाई को L माना गया है। तो चालक में जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है V/L। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/L, चालक ये वैद्युत क्षेत्र हुआ और ये वैद्युत जो प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू होता है रो इंटू E/L होता है, या रो इक्वल टू होगा R इंटू L/A।
इसमें यदि हम ई अपान रो दिखाना चाहें तो ध्यान दो, ई अपान रो यदि हम दिखाना चाहते हैं तो ई अपान रो दिखाएंगे। तो ई अपान रो में तो कौन कैंसिल होगा, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल होगा, तो ये होगा वी अपान आर और इंटू ये होगा। तो चूंकि ये जान रहे हैं कि वी अपान आर इक्वल टू ये धारा होता वैद्युत धारा ही, या हम ई अपान रो इक्वल्स टू लिखना चाहें, ई अपान रो इक्वल टू लिखना चाहें तो ई अपान रो इक्वल टू लिखेंगे तो देखो वी अपान आर की जगह पर तो हम आई लिख दिए, तो ये हो जाएगा आई अपान ए। यह मान जब रखेंगे, यह मान रखने पर, तो यह मान जहाँ देख रहे हो आई अपान ए ना, वही हम ई अपान रो लिख लेंगे। यह मान रखने पर होगा, यह मान रखने पर, ध्यान देना जब ये मान रखेंगे तो क्या होगा। ये मान रखने पर इसी में मान रखेंगे जो समीकरण है, ये आई अपान ए की जगह पर रखेंगे ई अपान ये रो इक्वल्स टू एन ई और वी डी ई और ये प्लस है एन एच वी डी एच और इंटू ये ई है। और देखो यहाँ वन अपान यदि हम रो लिखें तो वन अपान रो इक्वल टू ध्यान देंगे तो यह हो जाएगा एन ई इंटू वी डी ई अपान कैपिटल ई हो जाएगा और यह प्लस एन एच इंटू वी डी एच और इसका अपान हम ई लिख सकते हैं। और इसमें देखो ये वी डी अपान ई को कहा गया, अभी हम बताएं कि वी डी अपान ई क्या होता है, यही गतिशीलता होती है। तो वन अपान रो इक्वल्स टू होगा एन ई और वी डी अपान ई की जगह पर गतिशीलता किसकी, तो फिर इलेक्ट्रॉनों की, और उसको हम म्यू ई से दिखाएंगे और ये प्लस एन एच, इसको ये जो देख रहे हैं वी डी अपान यहाँ भी है इसलिए इसको भी हम गतिशीलता ही दिखाएंगे, लेकिन ये गतिशीलता है धनात्मक कोटरों की और उसकी गतिशीलता को म्यू एच से दिखाया जाता है और म्यू एच इंटू ए। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, ये वन अपान रो जो विशिष्ट प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है विशिष्ट चालकता। चूंकि सिग्मा इक्वल टू होता है वन अपान रो, जिसको अभी हम इस लेसन बताएंगे, सिग्मा इक्वल टू वन अपान रो, ये विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो ये रो इक्वल टू हुआ एन ई इंटू म्यू ई और प्लस एन ई इंटू म्यू एच, एन एच एन एच इंटू ए वी एच। तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो एन ई है फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये जो म्यू ई है वो गतिशीलता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होगा और वो कोटरों का घनत्व। कहने का मतलब ये जो आवेशवाहक होते हैं उनके घनत्वों की योगफल के बराबर होता है, ये विशिष्ट चालकता होती है। इसके बाद अब अगली हेडिंग देखेंगे, गतिशीलता के बाद अगली हेडिंग इसके बाद देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक में वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से दिखाया जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को भी वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। तो वैद्युत प्रतिरोध को R से दिखाएंगे, R बराबर होगा V अपान I। इसका मात्रक बीमा भी देखना, R का मात्रक क्या होगा,
वैद्युत प्रतिरोध R का मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध R का मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध R का मात्रक। तो R का मात्रक इक्वल्स टू, R का मात्रक बराबर लिखा जाए, V का मात्रक तो होता है वोल्ट और ये I है एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको ओम कहते हैं या इसको ओम भी कहा जाता है। अब R के मूल मात्रक की बात आएगी तो ध्यान देंगे R का मूल मात्रक, R का मूल मात्रक, R का मूल मात्रक, R का मूल मात्रक क्या होगा, तो ये वोल्ट चूंकि मूल मात्रक नहीं है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और एम्पियर तो है, तो एम्पियर चूंकि आवेश का मात्रक है, Q बराबर IT होता है, तो Q बराबर IT से चूंकि एम्पियर है तो हम उसको I बराबर Q/T भी लिख सकते हैं, मतलब कूलाम प्रति सेकंड भी लिखा जा सकता है। तो I बराबर Q/T से हम कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, चाहे ये तो एम्पियर मूल मात्रक है, मूल मात्रक रहने भी दिया जाए एम्पियर। अब ये जानते हैं कूलाम एम्पियर गुणे होता है सेकंड, इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम गुणे एम्पियर भी लिखा जा सकता है। अब ये जूल जो होता है कार्य का मात्रक है और कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, इसकी जगह पर न्यूटन मीटर लिख दें, न्यूटन गुणे मीटर। कूलाम चूंकि एम्पियर सेकेंड होगा तो एम्पियर गुणे सेकेंड और ये गुणे एम्पियर, इसमें मीटर एम्पियर सेकेंड तो ये सब मूल राशि है, लेकिन न्यूटन अभी मूल राशि का मूल मात्रक नहीं है। और न्यूटन चूंकि बल है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसको हटाकर हम लिख सकते हैं किलोग्राम, त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे मीटर, और नीचे ध्यान दो ये एम्पियर का एम्पियर में तो एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर गुणे सेकेंड। अब इसका मूल मात्रक हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर और प्रति एम्पियर स्क्वायर, प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकेंड की घात 3, सेकेंड का घात 3। देखो ये जो मूल मात्रक है, इन्हीं मूल मात्रकों को जब संकेतों द्वारा व्यक्त कर दें तो वह हो जाएगा R का डायमेंशनल फार्मूला बीमा सूत्र। बीमा का मतलब संकेत ही होता है, तो R की बीमा, R की बीमा, R की बीमा होगी किलोग्राम की जगह पर मास m, मीटर है तो लेंथ मतलब L/2, और एम्पियर है तो A/2 और T पर ये हुआ 3, तो ये हुआ M/L/2 T-3 और ये हुआ A-2। वैद्युत प्रतिरोध की बीमा याद रखेंगे ML2 T-3 A-2, ध्यान देंगे ML2 T-3 A-2 किसका ये होगा, तो ये वैद्युत प्रतिरोध का विमेय सूत्र होगा। अब इसके बाद देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध तो हो गया, वैद्युत प्रतिरोध के बाद अब अगली हेडिंग देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध के बाद वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता क्या है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसका मात्रक बीमा व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स लिख लेंगे और उसका जो विमीय सूत्र लिखेंगे वो चिन्ह से केवल चेंज कर देंगे, जो प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस वाले को प्लस कर देंगे। वैद्युत तो प्रतिरोध भी हो गया। इसके बाद देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और उसके लिए फार्मूला, उसका विमीय सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोध,
इसकी परिभाषा ध्यान देंगे। ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, ध्यान देना। विशिष्ट प्रतिरोध, तो चालक में जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये और धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। इसी चालक के सिरों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र E होता है और जो धारा घनत्व J होता है उसके अनुपात को ये विशिष्ट प्रतिरोध रो कहा जाता है। चूंकि E बराबर होता है V अपान L, जहाँ V चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और L है चालक की लंबाई और J होता है धारा घनत्व। तो चूंकि J इक्वल टू होता है I अपान A, तुम लोगों को अभी हम बताएं एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रति सेकंड बहने वाली वैद्युत धारा को कहा जाता है धारा घनत्व J इक्वल टू I अपान A होता है। इन मानों के लिए यहाँ रखते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू हुआ E के जगह पर V अपान L और J के जगह पर हुआ I अपान A, या रो इक्वल्स टू हुआ V अपान I इंटू E अपान हुआ L। इसमें देखो ये V अपान जो I है ये वैद्युत प्रतिरोध होता है R। तो चूंकि R इक्वल टू अभी हम V अपान I तुम लोगों को बताया है तो ये V अपान I की जगह पर R भी हम लिख सकते हैं, रो इक्वल्स हुआ R इंटू A अपान L। एक चीज इसमें देखना, ये जो रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध ये चालक का गुण है। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या चालक की लंबाई को हम परिवर्तित कर दें तो सूत्र द्वारा तो ऐसा लगता है कि ये रो का मान बदल जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब चालक की मोटाई, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A एवं लंबाई L पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, वैद्युत प्रतिरोध तो निर्भर करेगा। यदि चालक की मोटाई हम परिवर्तित कर दें, लंबाई परिवर्तित कर दें तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रो विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब चालक की लंबाई बढ़ाएं घटाएं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो विशिष्ट प्रतिरोध का भी मात्रक बीमा देखेंगे तो पहले इसका मात्रक देखो कि ये रो का मात्रक क्या होता है। रो का मात्रक, तो रो का मात्रक बराबर ये R का मात्रक तो ओम बताया है, ये है तो मीटर स्क्वायर अपान L है तो मीटर से कट जाएगा, इसका मात्रक होगा ओम मीटर। ओम मीटर मात्रक हो जाएगा। और इसकी बीमा की बात आएगी तो रो का ये बीमीय जो सूत्र है, रो का बीमीय सूत्र, तो रो का बीमीय सूत्र डायमेंशनल जो फार्मूला होगा ओम का भी, ओम की जगह पर जो वैद्युत प्रतिरोध है बीमीय सूत्र अभी बताया है ml2 T-3 A-2 बताया गया और इंटू मीटर है तो यहाँ L होगा। अब ये हो जाएगा L पर 1 आया यहाँ 2 आए तो 3 होगा ml3 T-3 और A- हुआ 2। तो ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, याद रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा भी हम बता सकते हैं, यदि एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार, चालक तार के प्रतिरोध को भी कहा जाएगा वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध। कहने का मतलब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार के वैद्युत प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या धारा घनत्व, ये एकांक धारा घनत्व में जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है उसको भी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू होता है ये पाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे विशिष्ट चालकता भी देख लो कि ये विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। कहने का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से दिखाया जाता है, इसका मात्रक बीमा भी होगा। ये सिग्मा का मात्रक होगा, सिग्मा का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और ये होगा मीटर इनवर्स। सिग्मा का विमीय सूत्र, सिग्मा का विमीय सूत्र भी होगा, सिग्मा का विमीय सूत्र। और चूंकि व्युत्क्रम है तो चिन्ह बदल दिया जाए, m पर -1, L पर -3, P पर 3 और A पर ये हुआ 2। तो इस तरह से वैद्युत
चालन में बताया गया विशिष्ट प्रतिरोध, फिर हम बताए तुम लोगों को विशिष्ट चालकता, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता। देखो ये प्रतिरोध जो होता है वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है, जिसको हम बताएंगे अभी नहीं, जब ओम्स लॉ बताएंगे, ओम का नियम जब हम सिद्ध करेंगे उसके बाद हम दिखाएंगे कि वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ताप पर कैसे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है और ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है उस पर कैसे निर्भर करता है। इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे ओम्स लॉ के बाद। ओम का नियम इसी लेसन में बताएंगे और ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे। तो अब इसके बाद तो अगले दिन बताएंगे।